Hello everyone, I'm Reshma and today I'm here with the topic figure of speech, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अलंकार। अलंकार हम सब ने पढ़ा है हिंदी काव्य में। क्या होता है ये? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज़ हम कविताओं में करते हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। द सेम थिंग इज़ विद द इंग्लिश पोइट्री। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग पोइट्री में करते हैं उसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा इजी तरीके से समझने के लिए। आगे देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ें, लुक एट दिस पिक्चर, जहाँ पे एक इंसान खिड़की के पास खड़ा है और वो बाहर की तरफ देख रहा है। बाहर बारिश हो रही है। वो क्या बोल रहा है? वाओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउट देयर। और पीछे जो कैट एंड डॉग बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि इंसान बोल क्या रहा है। डज ही रियली मीन दैट एनिमल्स आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई? नो, उसका मतलब ये नहीं है कि कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है। ये एक तरीके का फ्रेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूसलाधार वर्षा। इसे हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शब्द हम बोलते हैं उसका रियल मीनिंग उस सेंटेंस में नहीं निकल रहा होता है, भाव कुछ और होता है, बोलते हम लोग कुछ और हैं। यही होता है फिगर ऑफ स्पीच। डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं पोइट्री में, लेकिन कभी कभी उनका रियल अर्थ निकल रहा होता है, वास्तविक अर्थ उनका निकल रहा होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका वास्तविक अर्थ नहीं निकल रहा होता है। लेकिन यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है? उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे और ज़्यादा आसान बनाने के लिए, और सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसमें 11th और 12th में इसके 7 टाइप्स हैं हम लोग के सिलेबस में, जिन्हें हम एक एक करके विद एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। पहला टाइप है सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। इसमें क्या होता है? 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं और उन 2 चीज़ों में से कम एक गुण उन दोनों में से समान होता है। और कंपैरिजन करते हुए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वो होते हैं लाइक, एज, सो। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग उसमें कंपैरिजन दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही क्रेप्ट इनटू द रूम एज क्वाइट एज अ माउस। वो रूम के अंदर आया इतनी शांति से जैसे कि एक चूहा। अब मैंने कंपैरिजन किया उसे चूहे से। मैंने शब्द का कौन से शब्द का यूज़ किया है? एज। इसी को बोलते हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। द क्लाउड वॉज फ्लपी लाइक कॉटन कैंडी। जो बादल है वो कैसा लग रहा था? एक मुलायम रुई की तरह। मैंने कंपैरिजन किया बादल को किससे? रुई से कंपेयर किया। मैंने शब्द कौन सा यूज किया कंपैरिजन के लिए? लाइक। ये होता है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग देखिए पिक्चर को, समझिए। और माई डॉग इज एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स। मेरा कुत्ता कैसा स्मेल करता है? जैसे कि गंदे मोजे। द पिज्ज़ा इज एज कोल्ड एज आइस। पिज्ज़ा कैसा ठंडा है? ऐसा ठंडा है जैसे कि बर्फ। क्या वास्तव में इतना ठंडा पिज्ज़ा हो सकता है? नहीं। कंपैरिजन दिखाने के लिए हमने यूज़ किया है। अगला देखते हैं मेटाफॉर। मेटाफॉर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है? सिमिली जैसा ही होता है, इसमें भी हम कंपैरिजन करते हैं और इसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह मान लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसमें लाइक, एज, सो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द कैमल इज़ अ शिप ऑफ द डिज़र्ट। हम लोग ने पढ़ा भी है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो क्या वाकई में जहाज होता है? नहीं, हमने इसको मान लिया है क्योंकि वो वही सारे काम करता है जैसे कि चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए, और वहाँ का सबसे अच्छा साधन यही होता है, ऊँट। तो एक और एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ क्या है? एक स्वप्न है। हमने कंपैरिजन किया लाइफ को एक स्वप्न से, लेकिन यहाँ पे हमने कंपैरिजन करने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग मेटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफॉर एंड एवरी मेटाफॉर कैन बी एक्सपैंडेड इनटू अ सिमिली। यानी कि किसी भी सिमिली
को हम लोग चेंज कर सकते हैं मेटाफोर में, और किसी भी मेटाफोर को हम सिमिली में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आकाश फॉट लाइक ए लायन। यहाँ मैंने आकाश का कंपैरिजन किया लायन से, वो कैसा लड़ा, लायन की तरह। लेकिन यहाँ मैंने लाइक का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिमिली होगा। आकाश वॉज अ लायन इन द फाइट। आकाश लड़ाई में कैसा था, एक लायन की तरह था। लेकिन यहाँ पे हमने कोई शब्द ऐसा यूज़ नहीं किया है जो कि कंपैरिजन कर रहा हो, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मेटाफोर। अगला देखते हैं, अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी निर्जीव चीज़ को जिसमें कि जान नहीं है, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे सामने नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग एक सजीव की तरह क्या कहते हैं, मान लेते हैं, एक सजीव की तरह मान के उसका वर्णन करते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो जो चिंता है उसके चेहरे पे बैठी हुई है। तो क्या चिंता कोई व्यक्ति है जो किसी के चेहरे पे बैठ सकता है? नहीं। एक और सेंटेंस हम लोगों ने सुना है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। जो अवसर है वो केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। क्या अवसर कोई व्यक्ति है जो आके वाकई में दरवाज़ा खटखटाता है? नहीं। अवसर को हमने मान लिया है, एक व्यक्ति की तरह हमने यहाँ पे उसे ट्रीट किया है। इसी को बोलते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विद माई हेड। जैसे जब हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति में होते हैं, जब हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, जो हमारा मन है वो कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। जैसे हमने कहा माई हार्ट वॉज कम्पीटिंग विद माई हेड, क्या वो वाकई में कम्पीट कर रहा था? कंपटीशन कैसे होता है? दो इंसानों में होता है, सजीव चीज़ों में होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको सजीव मान लिया है। ऐसे ही सेम अगला एग्जाम्पल है, द लाइटनिंग डांस अक्रॉस द सी। समझ सकते हो आप सभी। अगला है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को हम लोग बोलते हैं संबोधन। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग संबोधित करते हैं। किसे संबोधित करते हैं? ऐसी चीज़ों को जिनमें जान नहीं होती है, यानी कि निर्जीव चीज़ें होती हैं, डेड होता है, कोई डेड पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, मतलब जो कि जीवित हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसे संबोधित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 11th में एक पोयम है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। जो कि कैप्टन होता है वो, उसकी डेथ हो चुकी होती है। राइटर अपनी पोयम को पूरी उस कैप्टन को संबोधित करते हुए लिखता है, उस पूरी लड़ाई के बारे में। तो यहाँ पे कैप्टन को संबोधित किया गया है, लेकिन कैप्टन वहाँ पे डेड हो चुका है। इस एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे बोला गया है, द ट्रीज स्क्रीम इन द रेगिंग विंड। अब जैसे बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो पेड़ों से कैसी आवाज़ आती है, आवाज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है, चीखने की आवाज़ें। चीखने का काम कौन करता है? इंसान करते हैं। यहाँ पे मैंने पेड़ जो कि निर्जीव होते हैं उनको मैंने सजीव मान लिया है, और सजीव मान के मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आप जितने भी एग्जाम्पल मैंने पिक्चराइज किए हैं यहाँ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोला। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी बात को, उसको वास्तविकता से बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा के बोलते हैं, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकते हैं या फिर घटा के भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक। वो इतनी देर तक रोई कि क्या बना दिया उसने, एक झरना बना दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? वाकई में कोई इतना रो सकता है कि एक झरना बहने लग जाए? नहीं। लेकिन मैंने उसे भाव दिखाने के लिए बस मैंने ये फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है कि वाकई में वो कितना ज़्यादा रोई। जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट यू। बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, हम लोग बोल देते हैं अपने दोस्तों से, कितनी ज़्यादा भूख लगी, मन कर रहा मैं तुम्हें खा जाऊँ। क्या वाकई में खा सकता हूँ? नहीं। ये मैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा उसे इफेक्टिव बनाने के लिए। और यहाँ पे हाइपर बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बोली गई है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ये फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली साउंड से रिलेटेड है, यानी कि जो
आवाज़ होती हैं, जो चीज़ों में जो ध्वनि होती हैं, उन ध्वनियों से, जो ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं, उनसे अर्थ का बोध होता है। अ, जैसे चिड़ियों की आवाज़ होती है, बिल्ली की आवाज़ होती है, कुत्तों की आवाज़ होती है, पानी की आवाज़ होती है। उनको अगर हम शब्दों से व्यक्त करें, जैसे हम कहें द कैट्स म्याऊ, तो ये म्याऊ क्या हो गया, ये बिल्ली की आवाज़ हो गई। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आई बोल्ड अ स्ट्राइक क्रैश। अब जैसे हम कोई चीज़ तेज़ी से फेंकेंगे और उसमें से आवाज़ आई क्रैश की, तो ये हो गया साउंड। ये व्यक्त कर रहा है उसके अर्थ को कि किस तरीके से आवाज़ हुई। यहाँ पे ओनोमेटोपिया होता है। द पिन पोक्ड द बैलून एंड पॉप। जैसे हम किसी गुब्बारे में अगर पिन चुभो देते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है पॉप। द फायर वर्क्स लेट अप द स्काई बूम बूम बूम। अब जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, कितनी सारी आवाज़ें आती हैं, बूम बूम की आवाज़ आती है, और जितने सारे भी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे मतलब बेसिकली जो साउंड होता है उसी से उसका अर्थ व्यक्त होता है उस सेंटेंस का। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास में क्या होता है, एक ही वस्तु में दो अलग अलग गुणों को दिखाया जाता है, मतलब कि दो अपोजिट क्वालिटीज़ को दिखाई जाती हैं। जैसे दो शब्द होंगे जो कि एक दूसरे का क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे अगर हम कहें ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, ये रेगुलरली और इरेगुलर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ मैंने यूज़ किया है। नोन सीक्रेट, नोन भी है और सीक्रेट भी है, मतलब हमें पता भी है और वो छुपा हुआ भी है। आई एम बिजी डूइंग नथिंग, मैं बिजी हूँ, डूइंग कर भी रहा हूँ, नथिंग कुछ नहीं। तो दो ऐसी चीज़ें हैं, एक ही चीज़ में मैंने दो वर्ड ऐसे यूज़ किए हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टी हैं। ऑर्डरली कन्फ्यूज़न, जब वो व्यवस्थित तरीके से है तो फिर कन्फ्यूज़न कैसे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होता है जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ दिए होते हैं। जैसे कन्फर्म्ड रूमर, अब जब कन्फर्म्ड है तो फिर वो रूमर कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ पे भी दो अपोजिट वर्ड्स ऐसे यूज़ हों वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ऑक्सीमोरॉन। ये भी एग्जाम्पल है समझने के लिए, स्वीट सोरो, मीठा दुख। अब ये मीठा दुख आप लोग पिक्चर से समझ सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में एक ऐसे पिक्चर से आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनका एक एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि बातों में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हम लोग इसमें देख सकते हैं। आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए, जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं आंसर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।